सभी को नमस्कार। संगठन के प्रारूपों के अंतर्गत आज हम संगठन के विभिन्न प्रकार और प्रारूप टाइप्स पर या फॉर्म्स पर विचार विमर्श करेंगे। संगठन का सबसे अधिक सरल और पारंपरिक तथा प्रचलित स्वरूप है लाइन या रेखा संगठन। उसके पश्चात थोड़ा जटिल स्वरूप में आता है रेखा एवं कर्मचारी संगठन या रेखा एवं स्टाफ संगठन। तृतीय स्थान पर आता है क्रियात्मक संगठन अर्थात फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तत्पश्चात परियोजना संगठन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स संगठन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और समिति संगठन। ये 5-6 प्रचलित स्वरूप हैं जो संगठन में या संगठन के पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले विचार करते हैं लाइन या रेखा संगठन। लाइन या रेखा संगठन क्या है? एक लंबवत संगठन जिसमें आदेश और निर्देश ऊपर से नीचे की ओर उच्च अधिकारी से अधीनस्थ की ओर एक सीधी रेखा में गमन करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। यदि ग्राफ पेपर पर इन आदेशों की गति को देखा जाए तो ये ऊपर से नीचे उच्च अधिकारी से अधीनस्थों की ओर एक सीधी रेखा बनाने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। और इसी तरह से सुझाव और शिकायतें यदि इनका स्वरूप देखा जाए तो ये अधीनस्थों से उच्च अधिकारियों की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर सीधी रेखा में गमन करने की प्रवृत्ति दर्शाती है। तो मैकफार्लैंड इसके संबंध में कहते हैं कि रेखा संगठन में प्रत्यक्ष शीर्ष रेखा संबंध होता है जो प्रत्येक स्तर की स्थिति एवं कार्यों से ऊपर एवं नीचे के स्तर से संबंध स्थापित करता है। एलन कहते हैं रेखा संगठन आदेश की वह श्रृंखला है जो संचालक मंडल से विभिन्न प्रत्यायोजनों एवं पुनः प्रत्यायोजनों के द्वारा अधिकारों एवं दायित्वों को इस बिंदु तक पहुंचाती है जहां पर कंपनी को मुख्य क्रियाओं को पूरा किया जाता है जहां कंपनी की मुख्य क्रियाओं को पूरा किया जाता है। तो परिभाषाएं भिन्न भिन्न विद्वानों की अलग अलग हो सकती हैं। सीबी गोइंग ने इसके संबंध में बताया है कि अधिकारों एवं दायित्वों की रेखाएं संपूर्ण संस्था में सतत रूप से ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं। जैसा कि पत्तियों की शिराएं वृत्त के पास एकत्र होती हैं और कई पत्तियां वृत्त टहनी से मिलते हैं और कई टहनियाँ शाखाओं से मिलती हैं तथा कई शाखाएं तने से मिलती हैं और शिराएं वृत्त टहनियाँ शाखाएं तथा तने को सामान्य पेड़ के जीवन एवं विकास में सभी कार्य करने पड़ते हैं। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। सामान्य स्थिति में यही कि ये एक सरलतम और बहुत ही अनुशासित और तीव्र स्वरूप से कार्य करने वाले संगठन का प्रारूप है। तो हम कह सकते हैं कि रेखा संगठन में अधिकारी अपने अधीनस्थों को प्रत्यक्ष आदेश दे सकते हैं। अतः प्रत्येक अधिकारी यह जानता है कि उसे किसको आदेश देना है और प्रत्येक अधीनस्थ को भी यह ज्ञात होता है कि उसे किस अधिकारी से या अधिकारी को अपने कार्यों की रिपोर्ट भेजनी है। अब जरा इस संगठन के लक्षणों की ओर विचार करते हैं जिससे इसका स्वरूप और अधिक स्पष्ट हो सकता है। प्रथम है रेखा संगठन में आदेश रेखाबद्ध रूप से ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। निश्चित तौर से उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को आदेश देता है तो आदेश ऊपर से नीचे की ओर चलेगा। अधिकारियों और
अधीनस्थों के बीच लंबवत संबंध होते हैं। सभी आदेश केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रत्येक कर्मचारी या अधीनस्थ अपने निकटस्थ अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है। सभी कार्यों का अंतिम दायित्व सर्वोच्च अधिकारी का होता है। इस प्रकार के संगठन में विशिष्टीकरण संभव नहीं होता। ये कुछ सामान्य लक्षण थे जो रेखा संगठन में पाए जाते हैं। अब इसके भी दो स्वरूप हो सकते हैं, दो प्रकार हो सकते हैं। शुद्ध रेखा संगठन, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, उच्च अधिकारी मंडल जो है संचालक मंडल, फिर प्रबंध संचालक, फिर महाप्रबंधक और फिर सहायक प्रबंधक। तो ये इसका विस्तृत स्वरूप नहीं होता, बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होता, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर चलने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस तरह का संगठन बहुत कम दिखाई देता है। शुद्ध रेखा संगठन एक ही स्तर पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लगभग समान अधिकारों को रखता है। क्रियाएं उनकी समान प्रकार की होती हैं। इन्हें नियंत्रण की सुविधा की दृष्टि से बांटा जाता है, लेकिन इतने शुद्ध रूप में रेखा संगठन प्रायः बहुत कम पाए जाते हैं। द्वितीय स्वरूप है इसका विभागीय रेखा संगठन। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर आदेशों की गमन करने की प्रवृत्ति तो दिखाई दे रही है, लेकिन विभागों को बांट दिया गया है, जैसे उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, कार्यालय, विपणन विभाग, सेवी वर्गीय विभाग, और फिर उनके अलग अलग प्रबंधक हैं जो अपने अपने नियंत्रण के अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण करते हैं और उन्हें आदेश देते हैं। अब तो ये दो स्वरूप हो गए। रेखा संगठन का यह विभागीय स्वरूप सामान्यतः देखने को मिलता है। अब देखना यह है रेखा संगठन के लाभ क्या हैं। तो रेखा संगठन के लाभों को हम निम्न रूप में देख ही रहे हैं। एक तो मितव्ययता रहती है, क्योंकि संगठन का बहुत ज़्यादा विस्तार फैलाव नहीं होता। बहुत सरल प्रारूप है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि कौन आदेश देगा और किसे आदेश दिया जाना है, इसलिए समझना आसान होता है। अधिकारों का केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण से एक और चीज़ है कि अनुशासन ज़्यादा बनता है, अनुशासन बना रहता है और कार्य शीघ्रता से हो सकते हैं। इसीलिए इस प्रारूप में निर्णय शीघ्र लिए जा सकते हैं और उनका क्रियान्वयन भी शीघ्रतापूर्वक किया जा सकता है। उत्तरदायित्व तो स्पष्ट होते हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता। तो सीधा सीधा उसे आदेश और निर्देश मानने होते हैं। प्रबंधकीय योग्यता का विकास होता है, क्योंकि प्रबंधक जिम्मेदार होता है और उसी पर उत्तरदायित्व भी निर्भर करता है, वह उत्तरदायी भी होता है। नियंत्रण अच्छा बना रहता है और कर्मचारियों में अनुशासन रहता है। लाल फीताशाही नहीं पनपती सामान्यतः। संदेश वहन स्पष्ट होता है, संभव होता है, शीघ्र हो सकता है, क्योंकि संदेशों का विभिन्न स्तरों पर संदेश वाहन के अंतर्गत संदेश जितने स्तरों से गुजरेगा उसमें उतने ही विचलन आने की संभावना बन जाती है। जब संदेश सीधे रेखा में और कम स्तरों से गुजरता है तो उसमें विचलन कम होता है, उसकी प्रभावशीलता बनी रहती है। इसलिए संदेश वहन शीघ्रता से और प्रभावी हो सकता है। कर्मचारियों से संबंध स्थापित होता है और इस कारण से प्रबंधक उनमें समन्वय बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। आइए अब जरा इनके दोषों पर भी विचार कर लेते हैं। क्योंकि रेखा संगठन में बहुत से लाभ हैं, मितव्ययी है, लेकिन कार्य का विभाजन इस तरह से नहीं होता। विभागों के आधार पर, कार्य के आधार पर विभाग भी नहीं बनाए जाते, तो विशिष्टीकरण नहीं हो पाता। उत्तरदायित्व का बोझ
प्रबंधक पर रहता है, उच्च प्रबंधक पर रहता है, और इतने सारे दायित्वों को वहन करने के लिए और सही ढंग से निर्देश और आदेश देने के लिए क्षमतावान और गुणी प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, जिनकी आसानी से प्राप्ति होना संभव नहीं होता, बहुत ज़्यादा लोच नहीं होती। यदि किसी प्रबंधक का स्थानांतरण हो जाता है तो अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर आकर के उतनी कुशलता से शीघ्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता। निर्णय बहुत जल्दी होते हैं और एकाकी होते हैं। एकाकी निर्णय कभी कभी हानिप्रद सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता, और इसमें क्योंकि समिति नहीं होती विचार विमर्श के लिए, इसलिए निर्णय एक व्यक्ति पर निर्भर कर जाते हैं। अधीनस्थों की कार्य स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, उन्हें अपना कुछ दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता। तो बहुत बड़े जो व्यापारिक संगठन हैं उनके लिए, जिसमें मल्टी टास्किंग होती है, उनके लिए सामान्यतः यह है संगठन उपयुक्त नहीं होता। तो आज हम संगठन के इस प्रारूप पर विचार करने के पश्चात इस विचार विमर्श को यहीं पूर्णता देते हैं, संपन्न करते हैं। कल आगामी बिंदु पर विचार विमर्श होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।